हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग 8th ऑफ अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट किया गया था, प्रपोजल प्रेजेंट किया गया था पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, दैट इज नेशनल असेंबली। लेकिन जो पाकिस्तान के डेप्यूटी स्पीकर है, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर हैं, उन्होंने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर दिया और रीजन दिया कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए। एंड जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, उन्होंने अनाउंस किया कि विद इन 90 डेज पाकिस्तान में फिर से इलेक्शंस होंगे। बट अपोजिशन पार्टीज गुस्से में थी। उनका यह कहना था कि भाई हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए लोग हैं और जिससे इमरान खान की मेजोरिटी लूज हो जाएगी पार्लियामेंट में, और हम चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो प्रेजेंट किया जाए। अब इस चीज को लेकर जब उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट हो गया बाय द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, तो वो कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए इस स्टेप के अगेंस्ट। एंड कल फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे डिसीजन दे दिया है। तो 5 जज की बेंच बैठी थी एंड पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो स्टेप लिया गया था बाय द पार्लियामेंट, बाय द पाकिस्तान नेशनल असेंबलीज डिप्टी स्पीकर, वो गलत है। एंड पाकिस्तान की पार्लियामेंट को फिर से रिस्टोर किया जाएगा और नो ट्रस्ट वोट या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो 9th ऑफ अप्रैल को प्रेजेंट किया जाएगा, उस पर वोटिंग होगी। ठीक है, ये चीज बताई गई, इतनी न्यूज दी गई है। तो मतलब देखा जाए तो इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है प्रेजेंट होने वाला है ऑन 9th ऑफ अप्रैल, मतलब कल। और यहां पर एक चीज और लिख लेना कि चीफ जस्टिस कौन है। तो चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इज जस्टिस बांडियाल। ओके, मूविंग फॉरदर। सो कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि रेजोल्यूशन प्रेजेंट होना है इन द यूएन के रशिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया जाए। एंड दिस रेजोल्यूशन इज बीन प्रेजेंटेड बाय द यूएस, यूके एंड सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, अब इस यूक्रेन ने भी प्रेजेंट किया। अब बताया गया था, कल हमने पढ़ा भी था इसमें, कि अगर किसी मेंबर कंट्री को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से हटाना है तो 2/3 मेजोरिटी जो है वो वोट डालने चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए फॉर रिमूवल ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, 2/3 वोट्स मिलने चाहिए अगर उस कंट्री को मेंबरशिप से हटाना है तो। ठीक है, अब हुआ क्या कि क्वेश्चन एक उठता है कि अगर कोई कंट्री एब्सेंट हो रही है, जैसे कि इंडिया इस रेजोल्यूशन में फिर से एब्सेंट रहा, तो अगर कोई कंट्री एब्सेंट हो रही है तो क्या उसको प्रेजेंट एंड वोटिंग में काउंट किया जाएगा? द आंसर इज नो। ठीक है, इसी के चलते तो जितने लोगों ने वोटिंग करी उन वोटिंग में से 2/3 से ज्यादा लोगों ने रशिया की मेंबर, वो चाहते हैं कि रशिया की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड हो जाए ह्यूमन राइट कमीशन से। एंड रशिया की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड हो चुकी है बिकॉज उस रेजोल्यूशन में 2/3 से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है रशिया के मेंबरशिप की सस्पेंशन को लेकर के फेवर में। ओके, एंड इतना याद रखना कि रेजोल्यूशन में जब यूएन का रेजोल्यूशन प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग में एब्सेंट वाला वोटिंग नहीं जोड़ा जाता। एब्सेंट मतलब एब्सेंट हो, है ना, एक प्रेजेंट होता है, एक एब्सेंट होता है, अपोजिट टर्म्स है। तो एब्सेंट में प्रेजेंट एंड वोटिंग इंक्लूड नहीं होता। मूविंग फॉरदर, सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, सिटी न्यूज को हम स्किप करेंगे। या सो दिल्ली पुलिस का ये कहना है, दिल्ली पुलिस अगर देखो, सबसे पहली बात, दिल्ली पुलिस अगर हम ये बात कर रहे हैं ना, तो दिल्ली पुलिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ होम मिनिस्ट्री। और बाकी जितने भी स्टेट्स में पुलिस होती है, चाहे यूपी की पुलिस की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस की बात करें, चाहे आपके राजस्थान की पुलिस की बात करें, तो ये सब पुलिस ना स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में आती है। बट यूनियन टेरिटरीज की जब हम बात करते हैं, और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली है और पौंडीचेरी है, और जम्मू एंड कश्मीर बनेगा, अभी हुआ नहीं है, इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रही है। तो वहां की जो पुलिस होगी ना, वो पुलिस किसी कंट्रोल में आती है? होम मिनिस्ट्री कंट्रोल में आती है। तो वही बताया गया, दिल्ली पुलिस का सिंपल सा ये कहना है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल है जिसके थ्रू हम प्रिजनर्स, इवन एक्यूज्ड हो गए, कन्विक्टेड हो गए,
उन सब के फिजिकल मेजरमेंट्स एंड बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स भी लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग आपका रेटाइना और आइरिस स्कैन, ठीक है, आपका डीएनए भी लिया जाएगा। और उसको स्टोर किया जाएगा, और जो है स्टोरेज जो है वो आपका एनसीआरबी के पास रहेगा फॉर द ईयर ऑफ 75 ईयर्स। हाँ, अगर कोई एक्यूज है, बाद में वो एक्विटल हो गया, तो फिर उसका जो डेटा है वो रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन इस बिल में एक बात और लिखी गई है, इसमें बिल में लिखा गया कि द प्रिजनर अथॉरिटीज एंड पुलिस के पास राइट है कि वो अदर पर्सन का भी फिजिकल मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब अदर पर्सन की डेफिनेशन जो है वो बिल में डिफाइन नहीं है, लेकिन कंक्लूजन जो निकलता है अदर पर्सन का, इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्सन जो कन्विक्टेड भी नहीं है, ना ही अरेस्टेड पर्सन है, उसका भी फिजिकल मेजरमेंट्स लिया जा सकता है। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो जगन मोहन रेड्डी जब 2019 में उन्होंने जब इलेक्शन जीता था, तो उन्होंने एक वादा किया था। उन्होंने बोला था कि हमारी जो कैबिनेट है वो 2.5 साल में रीशफल होगी, जिससे और भी लोगों को चांस मिलेगा। सो वही हुआ। जगन मोहन रेड्डी के कैबिनेट जो है उसके 24 कैब मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया है, एंड जगन मोहन रेड्डी जो है वो अब अपनी नई कैबिनेट फॉर्म करेंगे विद द न्यू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, मूविंग फर्दर, सो हाँ, हाईकोर्ट ने ना सेंटर से स्टैंड पूछा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्टैंड बताए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर। हुआ क्या, अभी इशू उठ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करवा रही है, ठीक है, जिसमें असेसमेंट किया जाएगा कि कितना लैंड चाहिए, कहाँ कहाँ से लैंड, कहाँ कौन कौन सी जमीन चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, क्या क्या हटाना पड़ेगा, किस किस की परमिशन मिल रही है, किसकी परमिशन नहीं मिल रही, तो असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट हो रहा है। लेकिन केरला हाईकोर्ट ने बोला कि सेंटर इस पे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ना सेंटर इस पे ना बोल रहा है, ना सेंटर इस पे हाँ बोल रहा है। और देखा जाए ये तो दिस इज अ ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट, ना 49% ऑफ द शेयर होल्डिंग इस प्रोजेक्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें ओपिनियन चाहिए, स्टैंड चाहिए सिल्वर लाइन सोशल इंपैक्ट असेसमेंट सर्वे को लेकर। एंड उन्होंने एक चीज और बोली है, उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन एक और पूछा है कि अगर सर्वे कराया जा रहा है ऑन द प्री इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जिसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो क्या उसमें कैबिनेट कमेटी जो सेंटर फॉर्म करती है उसकी फाइनल अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मूविंग फर्दर, सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, एंड दैट्स फ्रॉम दी इंडिया के आंध्र प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को रिलेटेड। दैट्स अबाउट के उन्होंने सिंपल सी बात बोली है, आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने सिंपल सी बात बोल दिया कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सिंपल सी बात, जिससे वो अपना का पूरा जो ध्यान है वो अपनी गवर्नमेंट सर्विस पे दे सकें। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज के एडिटोरियल में ना यही वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, दैट्स अबाउट दी बियॉन्ड बॉर्डर एंड गावस्कर। तो इट्स अबाउट कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुआ उससे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दो एडिटोरियल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल डिस्कस बियॉन्ड बॉर्डर एंड गावस्कर है क्या ये। देखो, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ अबाउट द इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। और देखा जाए नाम क्या है, ईसीटीए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, एंड दिस एग्रीमेंट विल एनहेंस द बायलेटरल इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले होता है यही बताया कि देखो जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस की बात करते हैं ना, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन सिर्फ क्रिकेट से हम लोग रिलेटेड लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक, ऑल्सो फोकसिंग ऑन द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक, ठीक है। और देखा जाए तो इस एग्रीमेंट से ना दोनों कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड एंगेजमेंट जो है वो स्ट्रेंथन होंगे, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, एक चीज और बताई गई, उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये एग्रीमेंट बहुत सारे चीज़ों को कवर करेगा, आपका इकोनॉमिक कमर्शियल रिलेशंस को भी कवर करने वाला है, इंक्लूडिंग ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, आपका रूल ऑफ ऑरिजिन, टेक्निकल बैरियर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड कस्टम प्रोसीजर्स। ये सारी चीजें हमने पढ़ा भी था इसको कि भाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात भी की गई है, इसमें डब्ल्यूटीओ को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, एंड
ये इसका जो मेन पर्पस है, जो गोल टारगेट कर रहा है ये आपका एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज के जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेड है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में $25 बिलियन का अराउंड, उसको डबल किया जाए, $50 बिलियन किया जाए इन द नेक्स्ट 5 years। ये उनका टारगेट है। एंड जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है कि इंडिया के 96% ऑफ द एक्सपोर्ट्स को हम लोग टैरिफ्स एलिमिनेट कर देंगे, एंड लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड किया जाएगा इसके अंडर, मतलब एक तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा लेबर इंडस्ट्रीज में इंडियन नेशनल्स को। और वहीं इंडिया ने बोला है कि हम 85% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गुड्स एक्सपोर्ट्स को टैरिफ फ्री कर देंगे, और 5% ऑफ द अमेरिकन मर्चेंडाइज को भी हम लोग फ्री करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, अभी एक सेक्टर बचा है जिस पे अभी बात करना बाकी है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेयरी सेक्टर में अभी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ा डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पर काउज ज्यादा हैं, वहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स की कैपेबिलिटी उनके पास बहुत ज्यादा है, तो वहां बिजनेस भी होता है। और वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी डेयरी सेक्टर जो है अपने आप में सफिशिएंट है। एंड देखा जाए तो इससे बहुत सारे कॉरपोरेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कॉरपोरेशन पे इम्पैक्ट पड़ा तो फार्मर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, फार्मर्स की अदर सोर्स ऑफ इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी डेयरी सेक्टर पे बात करना बाकी है। बाकी और भी बताया गया कि उन्होंने खुद बोला है कि एजुकेशन पे भी बात हुई है ना। आपके एम्प्लॉयमेंट पे भी बात हुई है। बताया गया कि ये एग्रीमेंट जो है, ट्रेड एग्रीमेंट जो है, विल इंक्लूड अराउंड 10 लाख जॉब्स। ठीक है, 10 लाख से भी ज्यादा जॉब्स मिल जाएगी इंडियन नेशनल्स को। ठीक है, ये चीज बोली गई है। फिर लास्ट में ये बताया गया कि पास्ट में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे वो बहुत लेस बेनिफिशियल प्रोवाइड हुए हैं फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन अब इंडिया को फोकस करना चाहिए कि ट्रेड पैक्ट ऐसे साइन करे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ओके, ये चीज बताया गया। मूविंग फर्दर towards the next tutorial, that's about the a fine print on new text on employees provident fund income। अब है क्या ये बेसिकली बता रहा है कि अभी बजट में ना एक नया प्रोविजन इंक्लूड हुआ था एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स को लेकर। क्या था, देखो हुआ क्या। इंडिया में होता क्या है ना, इंडिया में जैसे मेरी इनकम है 10 लाख, एनुअल इनकम मेरी 10 लाख है, तो भाई एक प्रोविजन है। पहले क्या था कि भाई पहले तो क्या होता था कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको पेंशन मिलती थी, लेकिन 2004 में एक एक्ट आया और वो आपकी पेंशन जो है वो बंद हो गई, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन बहुत गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाता था। जिसके चलते गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आई थी कि भाई ऐसा करा जाएगा कि आपकी सैलरी से कुछ परसेंटेज, कुछ पोर्शन कट डाउन किया जाएगा, और वो पोर्शन जो है सेम अमाउंट का एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, और एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होगा, एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट आपको वो 65% इकट्ठा मिलेगा और बाकी 40% आपको पेंशन के फॉर्म में दिया जाएगा। अब ये सेम चीज ना प्राइवेट सेक्टर में भी एप्लीकेबल हो गई कि भाई जिसकी मिनिमम इनकम एक डिस्क्राइब कर दी कितनी मिनिमम इनकम होनी चाहिए, एंड उस मिनिमम इनकम के अंडर जो भी आता है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर अपना सैलरी का कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा, एंड सेम गोज विद द एम्प्लॉयर, सेम अमाउंट। ठीक है, बेसिक पे का शायद 12% जो भी है। और एक प्रोविजन ये भी था कि अभी भी है कि अगर मान के चलो मेरी इनकम 10 लाख है और अभी जो मेरा बेसिक पे है वो 5 लाख पड़ता है, तो 10% निकालो तो कितना हो गया, अराउंड 5,000। तो मैं चाहूं तो 5,000 तो मुझे मिनिमम डालना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में। अगर चाहूं ना तो मैं 5-6 लाख रुपए भी डाल सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है, मैं डाल सकता हूं जितना चाहूं उतना डाल सकता हूं, सेव कर सकता हूं। हाँ, ऐसा नहीं है कि फिर एम्प्लॉयर भी उतना ही डालेगा, नहीं ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर फिर जो बेस मिनिमम रहता है, मिनिमम परसेंट रहता है वही डालेगा, लेकिन एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कितना भी डाल सकता है। इससे होता क्या था कि बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा उठाते थे। कैसे, टैक्स इवेजन होता था। पहले क्या था कि पहले 5 लाख से कम जिनकी एनुअल सैलरी होती थी उनके ऊपर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो था वो लगता तो था, लेकिन टैक्स नहीं लगता था उसकी इनकम के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में जो उनको इंटरेस्ट मिलता था और इकट्ठा जो पैसा निकालते थे उस पर टैक्स नहीं लगता था जिनकी सैलरी 5 लाख से कम थी। अब 5 लाख की सैलरी कैसे दिखा दूं कम। अगर मेरी सैलरी 10 लाख है और अगर मैं 6 लाख 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहा हूं, फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मेरी सैलरी कितनी हो गई, बिलो 5 लाख, लेकिन रियलिटी में 10 लाख से ज्यादा है।
तो अभी जो मैंने स्टेप लिया वो क्या था, गवर्नमेंट को टैक्स लॉस हुआ, गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स फायदा होना था, जो टैक्स मिलना था मेरे मेरे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड पे जो टैक्स लगना था वो नहीं मिला, क्योंकि मैंने टैक्स इवेट कर दिया। तो लूप होल जो था, वो लूप होल का मैंने फायदा उठाया, और इस लूप होल को फिल अप किया गया बाय दिस बजट। इन दिस बजट हो क्या गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जिनकी एनुअल सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा है, वो भी उनके ईपीएफ इनकम पर भी टैक्स लगेगा। सिंपल सी बात बोल दी है, जिससे गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। फिर आगे यही बताया गया कितना परसेंट लगेगा, तो उन्होंने ऑथर ने खुद बताया है कि गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड लिंक्ड है पैन कार्ड से, तो फिर 10%, नहीं है तो 20%। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो दिस इज अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब देखो, कल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पार्लियामेंट में किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से कि आफ्टर द 1993 एक्ट, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया गया था, इलीगल बोल दिया गया था, उसके बाद से कितने लोगों की डेथ हुई है मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते। तो बताया यही गया कि 971 लोगों की लाइफ जा चुकी है बिकॉज ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, एंड फिर यही बोला गया है कि आगे बस यही बताया गया कि 1993 का एक्ट, ये लिख लेना कि 1983 का एक्ट बोलता क्या था, व्हाट द नेम ऑफ दैट एक्ट, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग उसने इलीगल बोला था। उसके बाद फिर हुआ क्या कि बहुत सारे सिविल सोसाइटीज एक्टिविस्ट थे, सिविल सोसाइटीज थी, उन्होंने बहुत फोर्स किया कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो चल रहा है। फिर 2013 में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन एक एक्ट भी लेके आया गया। ठीक है, कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए आप किसी को भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि हम 2013 के एक्ट को फिर से अमेंड करें और कंप्लीटली मैकेनिज्म लेके आए, जिससे जो क्लीनिंग ऑफ सीवर्स हो गए, मैनहोल्स हो गए, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग के थ्रू ना किए जाएं और नए सीवर्स बनाया जाए। ओके, फिर लास्ट में ऑथर ने यही लिखा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ना वो डिग्निटी पे इफेक्ट करता है, ह्यूमन डिग्निटी पे इम्पैक्ट करता है, जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं। ये यहां पर ऑथर ने बताया गया है। उन्होंने खुद बोला कि देखो, अगर हम अदर लेबर फोर्स की बात करें तो उनका मिनिमम आर और रूल बुक पूरा का पूरा एक सेपरेट रूल बुक होती है कि भाई ये वर्कर्स का ये काम होगा, इतना काम करेंगे तो हॉलीडेज मिलेंगी। लेकिन मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई ऐसा रूल बुक नहीं है, तो इनकी डिग्निटी पे भी यहां पहुंच रहा है। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो कल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सुप्रीम राज्यसभा में बोला कि जो वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट में अराउंड 387 इन द वेरियस हाई कोर्ट्स, उसमें से 168 पे काम होना स्टार्ट हो चुका है, और उसके साथ साथ जो क्रिमिनल लॉज को अमेंड करने की बात चल रही है, सीआरपीसी को, आईपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को, उस पर भी प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो चुका है। मूविंग फर्दर, सो केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि मुल्ला पेरियार डैम को लेकर आपने सुपरवाइजरी कमेटी बनाई है, उसको फिर से आप ओवरहाउल करो। ओवरहाउल को मतलब उसको फिर से आप चेक करो और जो चेंजेस लाने वो चेंजेस लेके आओ। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हम कोई ओवरहाउल लेके नहीं आने वाले, हम कोई मेजर चेंज नहीं लेने आने वाले सुपरवाइजरी पैनल कमेटी में। बिल्कुल परफेक्ट बनी है, एंड जो सुपरवाइजरी कमेटी का काम है वो वही करने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मूविंग फर्दर, सो अभी इंडिया और यूएस की 2+2 डायलॉग होने वाला है। 2+2 मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर्स मिलेंगे दोनों नेशंस के। ठीक है, एंड जो बात है, जो एक तरीके से काम है, वो किस किस पर्पस के लिए मिलेंगे, उनका जो मेन गोल है वो यही रहेगा, टू रिव्यू ऑन दी ऑन दी यूएस इंडिया बायलेटरल एजेंडा रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, उस चीज को लेकर, ट्रेड को लेकर, एंड यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है उस चीज को लेकर होगा। मूविंग फर्दर, सो अराउंड 100 पेंशन डोनेटेड, तो बताया यही गया कि यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का जो स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसके थ्रू एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की पेंशन डोनेट कर सकता है, तो उसने यही बताया गया कि अराउंड 100 से ज्यादा पेंशन डोनेट हो चुकी है अभी तक, जब से ये लॉन्च हुआ है स्कीम। 7 मार्च से लॉन्च हुई है। मूविंग फर्दर, सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इशू की है लिस्ट अबाउट कि कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंडियनाइज्ड है और कौन कौन से नहीं है। मूविंग फर्दर,
अगेन ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो श्रीलंका में अभी क्राइसिस और ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड शॉर्टेज और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अभी तो क्या था कि अभी सिर्फ आम जनता थी, अब तो ट्रेडर्स ने भी बोल दिया है कि अब आपको इकोनॉमिक कैच स्टॉप स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो एवेड किए जाएं। ओके, ये चीज बताएगी। मूविंग फर्दर, सो सेनेट ने, अब सेनेट है क्या, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है, इंडिया के पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, तो सॉरी, हाँ, इंडिया के पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं और इंडिया के पार्लियामेंट संसद में दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा। वैसे ही यूएस के पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, यूएस कांग्रेस। और यूएस कांग्रेस में आपके दो हाउसेज हैं, एक है आपका सेनेट एंड देयर इज अनदर वन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो सेनेट जो है उसने कंफर्म कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट, यूएस की सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट ब्लैक वुमेन चीफ जस्टिस होने वाली, फर्स्ट फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज होने वाली है, नॉट चीफ जस्टिस, जज होने वाली है। नेम क्या है उनका? केतनजी ब्राउन जैक्सन। ओके, केतनजी ब्राउन जैक्सन विल बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज टू द यूएस सुप्रीम कोर्ट। मूविंग फर्दर, स्पोर्ट्स न्यूज में से कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।